हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक महीना आपके एग्ज़ाम में रह गया है तो अच्छे से अब जो भी कुछ है, मैं देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो मैं आपको मैथ का यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ उसके अंदर आज हम एवरेज का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसको आज एक ही क्लास में हम ख़त्म कर लें, है ना। कराने को तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, तो ज़रूर बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रहे हैं फ़िलहाल में, जो आने हैं आपके एग्जाम में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो सब आपको वीडियो के लास्ट में मैंने ले रखे हैं। पहले प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन उठाए हुए हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। एवरेज, औसत की अगर हम बात करें, होता क्या है औसत? सबसे पहले तो यही बात कर ले कि औसत होता क्या है। देखिए उदाहरण के तौर पे समझते हैं हम। मान लीजिए आपके पास 5 आर्टिकल है। पहले आर्टिकल की जो आपके पास कीमत है वो 20 रुपये है। दूसरा आर्टिकल है, कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपये है। तीसरा 30 रुपये का है। उससे अगला आपके पास 40 रुपये का है और 5वां आर्टिकल आपके पास 50 रुपये का है। यहाँ से आपने इतना पैसा खर्च किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने औसतन एक पे कितना खर्च किया है या एवरेज आपने कितना खर्च किया है एक वस्तु के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सबको जोड़ लो पहले। अगर मुझे औसत निकालना है तो 20, 10, 30, 30, 60, 40, 100 और 50, 150। आपने 150 रुपये टोटल खर्च किए हैं कुल मिला के। अच्छा, कितने आर्टिकल पे किए हैं? तो आप कहोगे 5 आर्टिकल पे किए हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक आर्टिकल पे आपने कितने रुपए खर्च किए होंगे? 30 रुपये खर्च किए होंगे औसतन। इस चीज़ का ध्यान रखिए, 30 रुपये औसतन खर्च किए होंगे। तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो इसके लिए अगर एवरेज का हम फॉर्मूला लिखना चाहें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, आपके सामने जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो है ना, ऑब्जर्वेशन आपके सामने जो भी चीज़, इसका भी आपको औसत निकालना है, उसका पहले सबसे पहले आपको सम करना है अपॉन में जितने उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो हैं, जितने उनके नंबर हैं। देखिए कितने, 5 नंबर थे, 5 आर्टिकल्स उसने परचेज किए थे, तो हमने 5 आर्टिकल से डिवाइड लगा दिया था ऊपर, ठीक। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इसको हम कह देंगे। तो इसका छोटा सा एक फॉर्मूला यही होता है और कुछ नहीं है। तो इसको आप दिमाग में रखिए और बेसिक चीज़ अगर आपके दिमाग में इतनी है तो आगे की चीज़ें समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पहला जो आर्टिकल 20 रुपये का ख़रीदा है, हम कह रहे हैं उसने औसतन इस पर 30 रुपये खर्च किए हैं। ऐसे ही हम क्या कह देंगे कि औसतन का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि हर आर्टिकल पर उसने लगभग 30 रुपये खर्च किए होंगे। यही तो हम मान के चल रहे हैं। औसतन का मतलब है कि हम मान के चल रहे हैं कि हर आर्टिकल पे उसने 30-30 रुपये खर्च किए होंगे। पर एक्चुअल में ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ। उसने देखिए क्या किया है, उसने 30 की जगह पहले वाले में 20 रुपये खर्च किए हैं। इसका मतलब 10 रुपये यहाँ पे कम खर्च किए हैं। तो ये 10 रुपये को बैलेंस करने के लिए इसने 10 रुपये कहीं पे एक्स्ट्रा ज़रूर खर्च किए होंगे। वो कहाँ पे किए हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने 10 रुपये 30 की जगह 40 खर्च किए हैं। तो इन दोनों ने आपस में बैलेंस एक क्रिएट कर दिया। उसी तरीके से इसने यहाँ पे 10 रुपये खर्च किए हैं, हम मान के चल रहे हैं 30 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे 20 रुपये इसने कम खर्च किए। तो 20 रुपये इसने कहीं पे फालतू जरूर खर्च किए होंगे, तभी बैलेंस वो 30 बना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 20 रुपये यहाँ पे फालतू खर्च कर रहा है, जहाँ पे इसने 50 रुपये लगाए हैं 30 की जगह। तो देखिए इस तरीके से बैलेंस बनता हुआ चलता है। और ये जो 30 है, 30 में तो इसने 30 रुपये, जहाँ हमने मान के चल रहे थे कि 30 रुपये खर्च किए तीसरे आर्टिकल में, और हमारा एवरेज भी सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई भी डेविएशन नहीं है। यहाँ पे इसने 0 रुपये ऊपर नीचे किए हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, कि देखिए एवरेज कैसे मेंटेन होता है। एवरेज ऐसे ही मेंटेन होता है कि एक चीज़ में अगर हमने कम पैसे खर्च किए तो दूसरे में हमने ज़्यादा किए होंगे उस एवरेज को मेंटेन करने के लिए। ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया है, ये हम अभी आगे एक डेविएशन मेथड सीखेंगे, तो उसमें आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ये मैंने क्यों लिख के आपको दिखाया है कि बैलेंस किस तरीके से हम करते हैं। क्लियर है? इसी के तौर पर अगर आप देखना चाहें कि इसी के ऊपर आपका क्या होता है, पर कैपिटा इनकम का जो आपका इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम है ना, PCI, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल इनकम ऊपर रखते हैं, अपॉन में क्या रखते हैं हम, टोटल पॉपुलेशन। तभी तो पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो भी देखिए एक एवरेज ही निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एवरेज, मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमने पर कैपिटा इनकम मान ली 500 रुपये, तो क्या ऐसा होगा कि अगर आप 500 रुपये आप कमा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है दूसरा बंदा 200 रुपये कमा रहा हो सकता है तीसरा बंदा 300 रुपये कमा रहा हो, और हो सकता है उससे अगला बंदा 1000 रुपये कमा रहा हो दिन के, ठीक है। लेकिन इनका जब आप औसत निकालोगे तो औसतन आपका 500 रुपये ही आएगा, एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे, है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा औसत के बारे में मैंने आपको समझाया कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। हम किसी भी वैल्यू का औसतन वैल्यू मान के चलते हैं कि हर किसी पे इतने इतने रुपए लगभग होंगे। एक डाटा को
ऑब्जर्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहली बात क्लियर होगी, सब कुछ समझ आ गया, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। इस एवरेज को ही हम क्या अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, तो इसको मत भूल जाना, मीन या अरिथमेटिक मीन भी हम इसको बोलते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि मीन वैल्यू पूछ ले कि इसकी मीन वैल्यू बताओ, तो मीन वैल्यू का मतलब भी एवरेज ही होता है। और देखिए इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज वीडियो थोड़ी सी हो सकता है स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 1 घंटा प्लस हो जाए, क्योंकि आज हम एवरेज एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा इसको ये नहीं कि 2-3-4 घंटे लगाएंगे। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, वीडियो के लास्ट में है, उसको जरूर देख लीजिए। नंबर 2, अगर हम बात करें कि कोई n नेचुरल नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक दे रखे हैं, n तक दे रखे हैं, तो इनका एवरेज क्या होगा? तो इनका एवरेज आप डायरेक्ट कह देंगे कि n+1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका एवरेज? n नेचुरल नंबर का अगर वो कभी भी एवरेज पूछता है तो उसमें आप लगाएंगे n+1/2। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, अगर एवरेज हमको निकालना हो तो हमने क्या सीखा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n+1/2 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर n है, तो n से डिवाइड लगा दो, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? n+1/2 बचेगा। तो इसलिए n नेचुरल नंबर का सम एवरेज जब भी आपसे पूछे आपको n+1/2 कर देना है। मान लीजिए आपसे कह दिया कि 50 n या 51 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें 51 + 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। पहली बात। दूसरी बात आपको जो ऑब्जर्व करने की है वही देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको कोई भी नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखे हुए हैं, इसमें ये मतलब रेगुलर कॉन्जिक्यूटिव तरीके से होने चाहिए, या तो इवन हो या ओड हो या फिर n नेचुरल नंबर हो। तो इसमें आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो बीच का नंबर होता है वही क्या कहलाता है? हमारा एवरेज कहलाता है। जो बीच का नंबर होता है वही एवरेज कहलाता है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 तरीके। इसका पहला तो हो गया बीच का नंबर जो होता है वो एवरेज होता है। दूसरा हम फॉर्मूले से एवरेज देखेंगे तो आप कहोगे कि 7 + 1/2, वो भी 4 ही आएगा आपका। या फिर आप कहेंगे कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 कर देंगे, तब भी आपका एवरेज जो है क्या आएगा? सेम ही आएगा। ये जो लिखा हुआ है ये भी तो यही लिखा हुआ है, क्या? फर्स्ट नंबर फर्स्ट प्लस लास्ट का हाफ कर देंगे तो भी आपका एवरेज वही आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो बीच का नंबर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। क्लियर? आगे चलें। आगे हम क्या समझेंगे कि यहीं पे पीछे देखिए, एक बात बताइए, अगर यहाँ पे होता आपका ये तो कितने 7 नंबर थे, तो आपने आराम से निकाल लिया कि 3 स्टार्टिंग से छोड़ दो, 3 लास्ट के छोड़ दो, बीच का नंबर हमारा 4 आ गया। इसी में मैं अगर 8 और ऐड कर दूँ तब क्या करेंगे आप कहेंगे कि 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? 4 और 5 के बीच में नहीं होगा कि कुछ? 4 और 5 के बीच में क्या होगा? 4.5 होगा। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। या फिर आप देखेंगे 8 + 1/2 करेंगे तब भी 4.5 आएगा। या फिर आप 4 + 5/2 करेंगे तब भी आपका कितना आएगा? 4.5 ही आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया? आगे चलें। अब मान लीजिए आपसे कह दिया कि कितने हो गए थे हमारे? 3 हो गए थे। फोर्थ पॉइंट हमको क्या ध्यान रखना है कि हमको दे दिया कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर दे रखे हैं हमको, मान लीजिए कुछ, तो उसमें भी हम सेम ही चीज़ अप्लाई करेंगे। 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14, इस तरीके से हमको दे रखे हैं। तो इसमें हमसे एवरेज पूछ ले तो हमको पता है जब कॉन्जुगेटिव का कहीं भी जिक्र होगा तो इसका मतलब जो बीच का नंबर है वही उसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। या फिर दूसरा मैं कह दूंगा 2 + 14/2 यानी कि 16, 16/2 कितना? 8, उसका एवरेज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? कॉन्जुगेटिव इवन की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर दे रखे हैं जो, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए हर किसी के बीच में 2-2 का गैप है, हर किसी के बीच में 2-2 का गैप है, ठीक। यहाँ भी देखेंगे आप सबके बीच में 2-2 का गैप आएगा। ओड या इवन जब भी आपके नंबर कॉन्जुगेटिव तरीके में लिखे होंगे तो हमेशा उनके बीच में 2-2 का गैप आता है। तो कभी कभी होता क्या है, देखिए वो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि अगर किसी का एवरेज मान लीजिए 8 है तो इसका पहला नंबर क्या होगा, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होगी। इसके ऊपर क्वेश्चन हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जितने नंबर हैं इससे पहले कितने, इससे पहले 3 नंबर हैं
तो अगर 8 में से मैं माइनस कर दूं, 3 है लेकिन हर किसी पे 2 2 का बैलेंस है, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो पहला नंबर हमारा 2 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। यहीं पे मैं आपको एक और समझिए कि मैं अगर आपको इवन नंबर की एक सीरीज़ दे दूँ, सॉरी ऑड नंबर की, 1 3 5 7 9 11। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है। जब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं तो इनका भी जो एवरेज होगा वो एवरेज क्या होगा, इनका भी बीच का नंबर हो जाएगा। लेकिन ये तो 6 नंबर हो रहे हैं यहाँ पे, 1 3 5 7 9 11 6 हो रहे हैं, तो 6 के बीच का कैसे लेंगे हम, ये 3 ये रहा इधर और 3 ये बचे हुए, तो बीच का नंबर क्या है इनके, 7 और 5 के बीच का जो नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, 6 कह देंगे। तो एवरेज क्या हो गया, 5 और 7 के बीच में 6 आता है, तो एवरेज कितना हो गया, 6 हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्जुगेटिव तरीके से जब भी आपसे एवरेज पूछ ले, आपको यही करना है, पहला प्लस लास्ट बटे 2 कर दो, दोनों के बीच का देख लो, कुछ भी करके आपको एवरेज इन 2-3 तरीक़ों से कैलकुलेट करना है। समझ आ गया। अब सबसे ज़्यादा जो एवरेज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेविएशन मेथड। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन की परिभाषा अगर आपको समझनी है तो गूगल करके देख लीजिए, अगर आपको रट्टा मारना है तो क्या होती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में बात करेंगे, क्योंकि हमको समझना है, हमको परिभाषा का रट्टा नहीं मानना, हमको कहीं पे उसकी डेफिनेशन नहीं लिख के आनी है। तो डेविएशन को अगर हम समझें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये लिखवाया हुआ है, उसी तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर हैं 3 5 8 9 10 और एक नंबर मैं कह दूँ आपके पास x है जो नेक्स्ट नंबर है। और मैंने कहा कि जो इन कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए। इन 6 नंबरों का जो एवरेज है वो कितना है, मैं आपसे कह दूँ इन 6 नंबरों का एवरेज है 7। कितना एवरेज है, 7 है। तो अब मुझे ये नंबर बताइए कितना होगा। अगर मैं सबका एवरेज 7 कह रहा हूँ तो उसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, उसका मतलब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जो हम हर किसी को 7-7 मान के चल रहे होंगे। एवरेज का मतलब ये तो होता है कि हम हर किसी को 7-7 मान के चल रहे होंगे। ठीक है, पीछे हमने ये तो समझा था कि 7-7 हर किसी को हम मान के चल रहे होंगे अगर उसका एवरेज 7 है तो। लेकिन एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 3 है, तो यहाँ कितने की कमी आ रही है, 4 की कमी आ रही है। यहाँ पे 2 की कमी आ रही है। ठीक, यहाँ पे 4 की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे आप देखोगे 1 फालतू हो रहा है। हमें इनको सबको बैलेंस करना है सिर्फ। यहाँ पे 2 फालतू हो रहा है, यहाँ पे 3 फालतू हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 यहाँ पे कम था तो इसकी पूर्ति इन्होंने कर दी, आपस में कैंसिल आउट हो गए। 3 और 1 4 प्लस के थे तो यहाँ माइनस के 4 हो गए, इन्होंने इसकी पूर्ति कर दी, ये भी क्या हो गए, ये भी बैलेंस हो गए। तो यहाँ से कुछ भी हमारे पास वैल्यू नहीं बची, इसका मतलब यहाँ पे डेविएशन क्या है, 0 है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी। ये चीज़ हमने पीछे देखा, तो आपकी x की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डेविएशन यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आपने देखा डेविएशन कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आपस में सारी चीज़ें कट गई। 0 हो गया तो यहाँ पर भी डेविएशन 0 ही जाएगा। ये तो होगी बेसिक बात। अब इसी का दूसरा रूप कैसे हम देखेंगे, दूसरा ऐसे देखेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, 5 7 11, एक 13 ले लीजिए, एक नंबर x ले लीजिए। ठीक है, अब मैं कह दूँ इनका एवरेज जो है, इनका एवरेज है 8। ठीक, अब 8 कहने का मतलब क्या है, फिर से वही बात कहेंगे, हम सबको 8-8 मान के चल रहे हैं कि सब पे जो है औसतन 8-8 रुपये या कुछ भी कह दीजिए कि 8-8 वैल्यू इनकी होगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो -3 की कमी आ रही है, यहाँ पे 1 की कमी आ रही है। उसको अगर फालतू हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे और कम हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे 3 फालतू हो रहा है, यहाँ पे 5 फालतू हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हमको नहीं पता। अब जो ये 3 था प्लस का, ये इसके साथ बैलेंस हो गया, ये तो कट गया। अब यहाँ पे माइनस का 1 बचा हुआ है, यहाँ पे प्लस के 5 बचे हुए हैं। इस प्लस के 5 को मैं प्लस का 1 और प्लस के 4 में अगर ब्रेक कर दूँ, है ना, समझने के लिए। देखिए आपके समझ में अच्छे से डेविएशन आ गया तो आगे आसानी से लगा पाओगे इसको, नहीं तो क्वेश्चन में दिमाग घूमता रहेगा कि कैसे कहाँ क्या कर दिया। और इसके बिहाफ पे हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 इसको कैंसिल आउट कर देगा। फिर डायरेक्ट हम कह सकते थे कि -1 और +5 का करेंगे तो प्लस के 4 हमारे पास अभी भी रिमेनिंग रह जाएंगे। प्लस के 4 हमारे पास अभी भी रिमेनिंग रह जाएंगे। जब प्लस के 4 अभी भी हमारे पास रिमेनिंग रह गए तो ये किसके साथ बैलेंस होंगे, आप कहोगे इसके साथ हमको बैलेंस करवाने पड़ेंगे। जो नंबर बचा हुआ है, नहीं होंगे तो कैसे एवरेज मेंटेन होगा। ऊपर वाले में देखिए एवरेज मेंटेन हो गया था, क्योंकि यहाँ सब आपस में कैंसिल हो गए थे, तो 0-0 आपस में एवरेज मेंटेन करके चले गए थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लस के 4 फालतू रखे हुए हैं, कितने, स्टार्टिंग के 4 नंबरों में।
स्टार्टिंग के 4 नंबरों में तो प्लस के 4 फालतू रखे हुए हैं, तो इसको बैलेंस कौन करेगा? इसको बैलेंस लास्ट वाला नंबर करेगा। इसका मतलब इसके पास प्लस के 4 हैं, तो लास्ट वाले के पास माइनस के 4 होने ही होने चाहिए। पर हम कितने मान के चल रहे हैं? हम 8 मान के चल रहे हैं। इसका मतलब इसमें से 4 कम करेंगे तो आप कहोगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलें। अब हमारे यहाँ से देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, कोई गेट पे मैं देख लेता हूँ उधर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसका क्या कह रहा है, तो आई होप आपको ये एवरेज जो है समझ तो आ गया होगा कि किस किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे और किस किस तरीके से एवरेज होता है। बाकी जो जो क्वेश्चंस में आपके आते रहेगा मैं आपको समझाता चलूँगा, आप अच्छे से टाइम नहीं लगाएंगे हम। पहला क्वेश्चन पढ़े, क्या कह रहा है कि 10 पारियों के क्रिकेट खिलाड़ी के रनों का जो औसत है वो 32 था 10 पारियों में। अगली पारी में कितने रन उसको बनाने चाहिए कि औसत में 4 की वृद्धि हो जाए? एक बात बताइए, उसने 10 पारी में 32 का औसत मेंटेन कर रखा था। अगर 11वीं पारी की बात करूं मैं, 10 पारी है ये, 10 पारी में उसने 32 का एवरेज मेंटेन किया होता। अगर वो 11वीं पारी में भी 32 ही रन बनाता तो टोटल एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता। हम कहते टोटल एवरेज 32 ही हो जाता। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि इसको हर किसी में 4-4 की वृद्धि करनी है। हर किसी में 4-4 की वृद्धि करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, चौथी पारी, 5वीं पारी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, इन सब में हम तो मान के चल रहे थे कि इसने 32 रन बनाए, है ना, क्योंकि एवरेज 32 था कहाँ तक? 10वीं तक। तो इस वाली पारी में अगर मैं कह देता कि इसमें भी इसके 32 ही रन होंगे, 11वीं पारी में भी, तो एवरेज 32 ही रहता। लेकिन इसने कहा कि हर किसी में औसत में 4 की वृद्धि होने का मतलब हर किसी में 4-4 की वृद्धि हुई होगी। हर किसी में 4-4 की वृद्धि हुई होगी। कहाँ तक? 11 के 11 में। तो 11 के 11 में जब आप 4-4 की वृद्धि करोगे, इसका मतलब 11वीं पारी में उसको जो 32 रन बनाने थे उससे भी कितने 44 रन और फालतू बनाने पड़ेंगे, तब जाके हर किसी पे 4-4 रन हर पारी में एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि औसत उनका 4-4 एक्स्ट्रा का मेंटेन तब होगा। तो उसको 32 तो बनाने ही बनाने थे, साथ में 4-4 का जो औसत में वृद्धि करनी थी उसको मेंटेन करने के लिए हर किसी पे उसको 44 रन और बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब टोटल कितने? 76 रन बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था और इसीलिए मैं इसको आसानी से आपको समझा रहा था, नहीं तो इतना टाइम हम आगे नहीं लगाएंगे। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। इसमें उल्टा कह दिया। इसमें क्या कर दिया उन्होंने? उल्टा कह दिया कि 17वीं पारी में 87 रन बनाए और हर किसी में उसका 3-3 एवरेज बढ़ा है। तो 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे ये बताइए हमको। 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे? तो एक बात बताइए, 16 पारी तक जो खेला वो उसका वो एवरेज मान लीजिए, अगर 16 पारी तक उसका एवरेज एक्स था, 17वीं में भी वो क्या बनाता, 17th में भी एक्स बनाता, तो कोई भी फ़र्क ना पड़ता। लेकिन फ़र्क कब पड़ा है? फ़र्क पड़ा है तब जब उसने 3-3 की वृद्धि, क्या हुआ है, 3-3 की वृद्धि हुई है 17 पारी में। 17 गुणा 3, इसका मतलब उसने 51 रन, 16 पारी तक जितने रन वो बनाता हुआ आ रहा होगा उससे भी 51 रन उसने एक्स्ट्रा बना दिए। और कुल मिला के रन उसने बनाए कितने थे? 87 रन बनाए थे 17वीं पारी में। तो 17वीं पारी से उसका एवरेज कितना होगा, औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे उसका औसत रहा होगा 87 था, उसमें इसने 51 रन फालतू बनाए, इसमें से आप माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 5 गए 3, इसका मतलब 36 उसका एवरेज चल रहा होगा 17वीं पारी से पहले। लेकिन उसने कहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा। 17वीं पारी के बाद उसने कहा ना कि 3 औसत बढ़ गया, तो 36 कब तक चल रहा था? 16 तक। 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 36 में 3 बढ़ गया, इसका मतलब उसका एवरेज हो गया 39। समझ आ गया? कोई परेशानी नहीं आता? वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम काफ़ी लग जाएगा अगर हम सिर्फ इन छोटे छोटे क्वेश्चन पे टाइम लगाएंगे तो। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 लगातार नंबर कॉन्जिक्यूटिव आ गए ना, इसका मतलब 7 लगातार में जो चौथा नंबर होगा, 4th नंबर होगा, उसको इसने 20 दे रखा है।
क्योंकि हमको पता है 7 लगातार हैं, 3 लास्ट से छोड़ दो, 3 पहले स्टार्टिंग से छोड़ दो, बचा हुआ जो 4th नंबर होगा वही एवरेज होगा इनका। अगर 4th नंबर 20 है तो हमको 7th नंबर बताना है। तो हमको पता है जब कॉन्जिक्यूटिव तरीके से चल रहे हैं तो 4 3 7, ये कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताइए कितना होगा। एक बात बताइए, 65 किलोग्राम वाले की जगह पर अगर 65 किलोग्राम का ही बंदा आता, हमको तो न्यू निकालना है। 65 किलोग्राम वाले की जगह पे 65 किलोग्राम वाला ही बंदा आता तो कोई फ़र्क पड़ता है एवरेज पे? आप कहते बिल्कुल नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 65 से तो वो ज़्यादा ही लेके आया होगा, क्योंकि अगर वो 65 लेके आता तो उसका एवरेज रहता मेंटेन, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 65 का गया है, 65 का आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो नया बंदा है ये 65 से भी फालतू है। कितना फालतू है? आप कहेंगे कि 65 तो इसका वजन होगा ही होगा, साथ के साथ हर किसी पे जो 2.5 किलो वजन बढ़ा है, कितने? 8 लोगों पे, हर किसी पे जो 2.5 किलो वजन बढ़ा है 8 लोगों पे, ये कौन क्यों बढ़ा है? ये इसके जो फालतू वजन रहा होगा ना 65 से, उसकी वजह से बढ़ा है। 35 अट्ठे कितने होते हैं? 200, यानी कि 20 हो जाएगा ये। 65 और 20 कितना हो गया? 85 kg उसका वजन रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं, आगे चलें। देखिए जो 2.5 किलो वजन बढ़ रहा है एक व्यक्ति का, तो 8 व्यक्तियों का कितना बढ़ेगा? आप कहोगे 20 किलो बढ़ जाएगा। 20 किलो क्यों बढ़ा है? 20 किलो इसलिए बढ़ा क्योंकि जो नया व्यक्ति आया है उसके पास 20 किलो वजन फालतू होगा, इसलिए तो एवरेज बढ़ा है। आगे चलें। एक विद्यार्थी के अंक गलती से 63 के स्थान पर 83 लिख दिए गए, 63 के स्थान पर 83 लिख दिए गए। इससे कक्षा के औसत अंक आधे हो गए। कक्षा के औसत अंक आधे हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ। ड्यू टू दैट एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गोट इंक्रीज्ड बाई हाफ। अच्छा, हिंदी में ना पढ़ें इसको, इंग्लिश में पढ़ लें प्लीज़। उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो क्या हुए हैं? एक बात बताइए, जब 63 पे 83 लिख दिया तो एवरेज मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। कितना? आपने 20 नंबर फालतू बढ़ा दिए, 20 नंबर फालतू बढ़ा दिए तो एवरेज घटेगा बढ़ेगा? एवरेज तो बढ़ेगा। कितना? आप वो कह रहा है कि आधा आधा नंबर सबका बढ़ गया, आधा आधा नंबर सबका बढ़ गया। स्टूडेंट मान लीजिए x, तो आधा आधा नंबर सबका बढ़ने का मतलब है आधा आधा सबके बढ़ने पे ही 20 नंबर फालतू हुए हैं वो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो x हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट माने हुए थे। ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ नंबर का सब पे फर्क पड़ रहा है और टोटल कुल मिला के 20 नंबर का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब 40 लोग होंगे, 40 स्टूडेंट होंगे। जब 40 पे हम आधा आधा नंबर बढ़ाएंगे तो कुल मिला के टोटल 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? पीपल्स कितने हो जाएंगे? प्यूपिल्स वो हो जाएंगे आपके 40। आगे चलें। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? एक बात बताइए मुझे, विषम संख्याएं दे रखी हैं वो भी कॉन्जुगेटिव, तो विषम संख्याएं कॉन्जुगेटिव कैसी भी हों हमको पता है, विषम या सम कैसी भी संख्या हो सबके बीच में 2-2 का गैप होता है अगर वो कॉन्जुगेटिव तरीके से हैं। तो जब 2-2 का गैप होता है तो मैं कुछ भी मान लूँ, मैं 61 से मुझे मतलब क्या है कि 61 से पहले की देखूँ या बाद की देखूँ, मैं तो कह देता हूँ कि 1 3 5 7 9 ये 5 नंबर हैं। ये 5 क्या हैं? विषम क्रमागत संख्याएं हैं, है ना, लगातार कॉन्जुगेटिव संख्याएं हैं। कुछ भी मान लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनके बीच का गैप तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा था आपसे कि 5 दे रखी है और उनके बीच का गैप पूछ रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, कुल मिला के कितना? 8 का गैप आ गया। या फिर 9 में से 1 माइनस करोगे आप तो भी 8 आएगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको समझने के। यहाँ आप 5 संख्या दे रखी है और कभी भी आपसे डिफरेंस पूछ ले कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का, तो जितने नंबर दे रखे हैं उसमें से एक कम कीजिए, उसमें से क्या कीजिए? एक माइनस कर दीजिए और इंटू 2। ये हो सकता है कल को आपसे सम संख्याएं देख के पूछ ले, तब भी आपको यही काम करना है। कल के दिन को आपसे कह दे कि 25 जो हैं कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं जिनका एवरेज कुछ भी दे दे कि ये है, ठीक, और फिर उसके बाद कहे कि बताओ पहला और आखिरी नंबर का डिफरेंस क्या होगा, तो हमको पता है पहले और आखिरी के बीच में 24 नंबर आ रहे होंगे। कितने? 24 नंबर आ रहे होंगे और हर नंबर जो है 2-2 एक्स्ट्रा लेके जाता है, तो गैप वही तो है, 24 दूनी 48, तो उसको हम 48 कह देंगे उस टाइम पे। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। तो जब भी आपसे गैप पूछे 2-2 का गैप मेंटेन करके चलिए और आपका आंसर आ जाएगा। 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो 400 ग्राम वजन बढ़ जाता है, जो पीछे भी हम क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है। जो पीछे कौन सा
कहाँ गया, ये रहा 8 व्यक्ति, एक नया व्यक्ति जो आया था, सेम क्वेश्चन ही वो है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि 35 kg जो है, अगर वो 35 kg का ही होता शिक्षक तो कोई भी फ़र्क ना पड़ता। फ़र्क क्यों पड़ा है? फ़र्क इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 35 से प्लस होगा। कितना फालतू होगा? जितना फालतू वजन सब पे इसने डाला है। 400 ग्राम एक पे डाल रहा है, तो 24 विद्यार्थी और एक खुद, तो कुल मिला के 25 हो गए। टोटल 25 पे 400 ग्राम बढ़ने का मतलब 25 चौके 100, 10 kg बढ़ गया। तो 10 kg कहाँ से बढ़ा? ये शिक्षक 35 का तो रहा ही होगा, उसके साथ साथ 10 kg और अपने साथ एक्स्ट्रा लेके आ रहा होगा। कुल मिला के 45 kg का ये शिक्षक रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हैं XY मान के तो कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36. इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23, कि 48 को गलती से 23 मान लिया गया है। तो संशोधित नया माध्य क्या है? जब 48 को आप 23 मान लोगे तो इसका मतलब आपने क्या गलती कर दी? आपने 25 की गलती कर दी। कितनी गलती कर दी? 25 की गलती कर दी। 25 आपने क्या है, कम माना हुआ है। तो एक्चुअल में जो करेक्ट न्यू मीन आना था या एवरेज आना था वो क्या था? वो फर्क जो पड़ेगा, जो न्यू मीन होगा वो 36 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 जो है ये भी तो सब पे इक्वल डिवाइड होंगे। 36 तो रहा ही होगा। जब आप 25 कम लेके चल रहे हैं इसका मतलब 25 अभी और बढ़ेगा। 25 बढ़ेगा, लेकिन कितनों पे बढ़ेगा? ये आप कहोगे टोटल 50 ऑब्जर्वेशन थे, तो हर किसी पे एक एक की बात करूँ तो मैं आप कहोगे हर एक पे एक एक हाफ बढ़ रहा होगा। इसका मतलब 36.5 क्या है? उसका एक्चुअल मीन हो जाएगा या करेक्ट न्यू मीन हो जाएगा। भाई 25 बढ़ाना है, कितनों पे? 50 पे बढ़ाना है। तो एक बंदे पे कितना बढ़ेगा? एक बंदे पे आप कहोगे 25/50, या उसको हम 0.5 भी कह देते हैं। इसका मतलब 0.5 0.5 0.5 0.5 50 के 50 ऑब्जर्वेशन पे बढ़ जाएगा। तो वही तो हम एवरेज कहते हैं। तो अगर पहले 36 था तो उसका मतलब अब 36.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हल्के हल्के लेना इसलिए लिए थे कि आपको एक्चुअल में एवरेज क्या होता है वो समझ आए। क्वेश्चन आगे काफ़ी अच्छे हैं और जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में वो भी मैं लेके आया हूँ, तो उससे भी आपको नहीं घबराना, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो और अंतिम 6 का 11.4 हो तो उनके बीच वाली संख्या क्या होगी? 11 में से मैं अगर बात करूँ, स्टार्टिंग की 6 और लास्ट की 6, तो इसमें जो ये बीच का छठा नंबर होगा 6, इसी को आप 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट के 6 का मतलब 6 7 8 9 10 है ना। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है SSC में और अभी रिसेंट में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उस टाइम पे समझेंगे। स्टार्टिंग की जब मैं 6 की बात कर रहा हूँ तो ये 6 यहाँ पे भी आ रहा है, लास्ट के 6 की बात कर रहा हूँ तो ये 6 यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब हम 6 को दोनों जगह काउंट कर रहे हैं। इसको करने का बहुत बढ़िया आसान तरीका बताऊँगा, पहले आप बेसिक समझिए इसका। अगर हम इसमें डेविएशन लगाए तो आप कहोगे 11 नंबर का जो एक्चुअल में एवरेज है वो 10.9 है, और 6 नंबर के स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो उनका कितना है? 10.5 है। बाद के 6 नंबर की बात करूं उनका कितना है? 11.4 है। क्लियर? यहाँ से देखोगे आप 10.9 की जगह 10.5 ही रह गया। इसका मतलब कितने की कमी आ गई? आप कहोगे 0.4 की कमी आ गई। ऐसे ही आप 10.9 से ये जो लास्ट के 6 है इनका एवरेज 11.4 हो गया। यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी होगी? आप कहोगे 0.5 की बढ़ोतरी होगी। अच्छा, या तो 6 ही नंबर यहाँ है, 6 ही नंबर यहाँ है, हमको तो एक्चुअल डेविएशन निकालना है। अगर ये 6 ना होता तो हम इनके मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते, लेकिन हमको दिख रहा है यहाँ एक्चुअल में जो है प्लस के कितने 0.1 का डेविएशन है एक पे, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? 6 हैं, तो वो कितना 0.6 का डेविएशन आ जाएगा। 0.6 का डेविएशन आ जाएगा। अब 10.9 का मतलब क्या है? 10.9 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हर किसी का आप 10.9 10.9 10.9 10.9 मान के चल रहे होंगे। हर किसी का आप 10.9 मान के चल रहे होंगे, लेकिन ये जो 0.6 फालतू आया है ये 6 और 6 12 नंबरों में, ये किसकी वजह से आया है? ये आपका जो बीच का नंबर है ना 6, उसी की वजह से आया है। ये 0.6 जो आया है ये उसी की वजह से आपका डेविएशन आ रहा है, जो आपका छठा नंबर है। इसका मतलब वो 10.9 तो खुद रहा ही होगा, साथ के साथ उसमें 0.6
कि और बढ़ोतरी होगी। ऐसा करने पे टोटल कितना हो जाएगा, 11.5 हो जाएगा। और हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे आपको इस तरीके से करना है। हो सकता है कल को आपको इसको माइनस ही करवा, अभी आगे क्वेश्चन देखोगे आप, आपसे कहेगा कि टोटल में से अगर मैं छठे नंबर को निकाल दूं, तो छठे नंबर को निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो छठे नंबर को निकालने के लिए डायरेक्ट देख लीजिए, डेविएशन देखिए, डेविएशन देखने के बाद जितना दे रखा है, ये डेविएशन आपका प्लस में आ रहा है तो एवरेज में प्लस कर दीजिए, और माइनस में आ रहा है तो एवरेज में से माइनस कर दीजिए उस नंबर को निकालने के लिए। ठीक है, डेविएशन जितना आ रहा है उसको जो एक्चुअल एवरेज दे रखा है उसमें प्लस कर दीजिए, अगर प्लस आ रहा है एवरेज, क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हमको 6th नंबर निकालना है। 6th नंबर निकालने का मतलब ये है कि 6 को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। 6 को 2 बार काउंट करने का मतलब कि 10.9 तो एक बार काउंट हो ही गया था, ये 0.6 भी ज़्यादा काउंट हो गया। इसका मतलब कुल मिला के टोटल 11.5 ज़्यादा काउंट कर रहे हैं हम। और 11.5 क्या है, ये छठा नंबर है जिसको हम 2 बार रिपीट कर रहे हैं वहाँ। ठीक, तो आपसे कभी भी इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछेगा तो आपको ऐसे ही करना है। इतना हमने लिखा है, लेकिन आगे को मैं इतना लिख के आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। इसका दूसरा तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप कैसे कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसे कर सकते हैं कि देखिए 6 नंबर स्टार्टिंग किए हैं, 6 ही बाद के हैं, तो इसका मतलब 10.5 एवरेज यहाँ है, 10.5 11.4 यहाँ है, तो 10 और 11 21.9 टोटल सम हो गया। कितने, 6 नंबरों का, 6 पहले 6 बाद के। यहाँ से अगर टोटल सम की बात करूँगी तो 12 के 12 नंबरों का जो सम हो गया इतना हो गया। इसमें से आप माइनस कर देंगे 11 नंबरों को, 11 इंटू 10.9, तो भी आपका 6 नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप करोगे तो भी आपका कितना होएगा, आपका 11.5 ही आएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगी। इस कैलकुलेशन से बचाने के लिए तो हम डेविएशन लगाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें, देखिए। ठीक है, तो आगे को हम ऐसे नहीं करेंगे। आगे को हम सीधा कैसे करेंगे, आगे को हम इतना कुछ लिखेंगे नहीं, आगे को हम डायरेक्ट ही क्या कर रहे होंगे, आगे को हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि इसका 10.9 था 11 का, स्टार्टिंग के 6 का 10.5 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कम हुआ है कितना 0.4, यहाँ पे कितना बढ़ा है, यहाँ पे आपका बढ़ा है 0.5। और जब संख्या सेम हो, अगर ये सेम ना होती तो हम इसको क्या करते, आपस में मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब सेम है तो 0.5 और 0.4 माइनस का है, तो कुल मिला के फ़र्क कितना पड़ रहा है, अंतर कितना पड़ रहा है, आप कहोगे ये तीसरे नंबर का मान लीजिए 0.1 का अंतर पड़ रहा है प्लस में कितने, 6 नंबरों को। तो कुल मिला के डेविएशन जो आ गया वो 0.6 का आ गया प्लस में। तो हमको अगर 6 नंबर बताना है तो 6 नंबर जो एक्चुअल एवरेज था उससे 0.6 ज़्यादा होगा, यानी कि 11.5 होगा। तो एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको यहाँ 3 तरीके बता दिए, और ऐसे ही हम आगे को करेंगे। 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों की संख्या के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 2 बच्चों का जन्म हुआ जो 2 वर्ष के अंतर पे हुए हैं। परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है, यानी कि जो 10 साल पहले थी वही आज है। 10 साल पहले कितनी थी, 24 थी, तो आज भी 24 ही है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ कितनी है। मुझे एक बात बताइए, अगर पहले भी 24 थी और आज भी 24 है, इसका मतलब 24 है, लेकिन अब सदस्य कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल उनकी कुल मिला की एज की बात करूं तो उनकी टोटल एज हो रही होगी 144, 144 वर्ष। आज वर्तमान की बात कर रहा हूँ, और वर्तमान में मैं उन 4 सदस्यों की अगर बात करता हूँ, जो 4 सदस्य उन 2 बच्चों को छोड़ के हैं, उनकी एज कितनी हो रही होगी, तो आप कहोगे कि 24 थी उनकी 10 साल पहले एवरेज। तो 24 10 साल पहले थी 4 लोगों की, तो 24 चौके 96, 96, ये उनकी एज का सम है 10 साल पहले। लेकिन आज 10 साल बाद कितनी होगी, हर किसी की एज जो है 10 साल बाद 10-10 वर्ष बढ़ गई होगी। 4 सदस्य हैं, कुल मिला के टोटल एज कितनी बढ़ गई होगी, आप कहोगे 40 वर्ष टोटल एज बढ़ गई होगी, यानी कि 136 वर्ष आज उन चारों की एज होगी। तो अगर मैं 144 तो 6 के 6 की हो रही है, इसमें से 136 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा आपके पास, 8 साल बचेंगे। ये 8 साल किसकी एज है, ये 8 साल उन 2 बच्चों की एज है, ये 8 साल उन 2 बच्चों की एज है। लेकिन हमको बतानी है सबसे छोटे बच्चे की, तो 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसमें 2 का अंतर आ जाए, क्योंकि दोनों बच्चों में 2 साल का अंतर है, तो हम कह देंगे 3 और 5। इसका मतलब छोटा बच्चा कितना है, 3 साल का है, और बड़ा बच्चा कितने का है, 5 साल का है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई यहाँ तक परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं।
8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति 21 और 23 वर्ष के हैं, उनको नए लोगों से बदल दिया जाता है। सेम क्वेश्चन पीछे हम करके आ चुके हैं, हमको पता है 21 और 23 का मतलब कितना हो गया, 20 40 और 4 44, यानी कि 44 ईयर्स के जो 2 गए हैं, इनकी जगह पे अगर 2 जो आए थे उनकी एज का सम भी 44 ही होता तो कुछ भी एवरेज पे फ़र्क ना पड़ता। जो 2 नए बंदे आए हैं अगर वो 44 के ही होते तो एवरेज पे कुछ भी फ़र्क ना पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ा तो इसका मतलब ये अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा एज लेके आए होंगे, यानी कि ये ज़्यादा बड़े होंगे। कितने बड़े हैं, 8 पुरुषों पे हर किसी पे 2-2 साल बड़े हैं, 8 दूनी 16, कुल मिला के 60 ईयर्स के वो दोनों हैं। लेकिन एवरेज की बात करूँगा मैं तो एवरेज के लिए हम 60/2 कर देंगे, क्योंकि हमको चाहिए उनका एवरेज। तो 30 ईयर्स उनका क्या है, 2 नए पुरुषों का एवरेज आ जाएगा। आगे चलें। एक पुराने सदस्य को एक नए सदस्य से बदलने के बाद यह पाया गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। तो बदले गए और नए सदस्य की आयु के बीच का अंतर कितना होगा। अब मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को आपको समझने में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। हमको पहले और बाद वाले का बताना है, तो इसका मतलब अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या होता है, अभी हम घंटे भर से क्या करते आ रहे हैं, पीछे डिफरेंस क्या था, डिफरेंस यही तो था, 8 दूनी 16, जो सब पे बराबर बराबर बढ़ी थी, यही तो डिफरेंस आ रहा था। देखिए 16 साल का डिफरेंस आया, 44 साल के जो 2 गए थे, अगर ये 44 साल की ही होते नए वाले भी तो कुछ भी बदलाव ना होता, लेकिन 16 साल एक्स्ट्रा है, मतलब 16 साल एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, इसीलिए तो इनके एवरेज जो है वो 2-2 साल बढ़ा है। तो इसी तरीके से यहाँ उल्टा कह दिया इसने कि 3-3 वर्ष अगर हर किसी की बढ़ रही है तो इसका मतलब 5 गुणा 3 15 साल पहले वाले के मुकाबले जो नए सदस्य हैं वो 15 साल एक्स्ट्रा एज अपने साथ लेके आ रहे होंगे, तो उनका डिफरेंस भी तो यही होगा, उनका डिफरेंस भी तो यही होगा। आगे चलें। क्वेश्चन को देखिए, कराने का ये छोटे क्वेश्चन भले ही आपको लग रहे होंगे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके दिमाग में अगर एक बार ये बैठ गया ना, तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा उसको आसानी से कर पाओगे, उसमें समझ पाओगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है। मान लीजिए कल के दिन को हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट ये बेसिक चीज़ें तो बताऊंगा नहीं, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा हर चीज़। तो डायरेक्ट लिखवाने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 और शेष का 6,000 है। तो वर्कशॉप में टोटल काम करने वाले वर्कर कितने हैं ये हमको बताना है। तो मैंने आपको जब एलिगेशन पढ़ाया था तो उस टाइम पे बताया था कि एलिगेशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एवरेज, है ना। तो बस इसमें हम एलिगेशन ही लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि उनका जो एवरेज वेतन है वो है 8,000, ठीक। 12,000 तो वो हैं, सॉरी, जिनका 12,000 वेतन है वो लोग हैं 7, जिनका 6,000 है उनका हमको पता नहीं शेष का, और 8,000 इनका एवरेज वेतन है। तो बस यहाँ से मैं नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल सकता हूँ ना। अगर ये समझना आता हो कि कहाँ पे एलिगेशन लगा के क्या हम फाइंड आउट करते हैं वहाँ से, तो आप एलिगेशन की क्लास ज़रूर देखिए। यहाँ से आपका कितना आएगा 2,000, यहाँ से आपका आएगा 4,000। इसका मतलब कितना रेशो आ गया 2:4, या इसको मैं क्या कह दूँगा 1:2। अच्छा एक बात बताइए, ये कितने, ये 12,000 पाने वाले कितने लोग हैं, 7 टेक्नीशियन हैं। 7 टेक्नीशियन मतलब एक की वैल्यू कितनी है 7। ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियन है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो 1 ये हैं और 2 ये हैं, कुल मिला के 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7, 3 की वैल्यू 21। तो टोटल टेक्नीशियन कितने हैं 21 हैं, या टोटल वर्कर कितने हैं वर्कशॉप के अंदर, तो वो 21 है। इस तरीके से हम एलिगेशन लगाएंगे। आगे चलें। 9 व्यक्तियों में 8 व्यक्तियों ने रुपये उनके भोजन के लिए 30 प्रत्येक, ओहो गूगल बाबा क्या क्या कर देते हैं ये, मैंने देखा नहीं, इसको चेकआउट नहीं किया था। 30 प्रत्येक को उठा के आप रख लीजिए यहाँ, रुपये 30 प्रत्येक उनके भोजन के लिए उन्होंने खर्च किए। 9 व्यक्तियों में से 8 ने 30 रुपये अपने भोजन पे खर्च किए हैं। 9वें ने जो खर्च किए हैं, अब यार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या। 9वें ने रुपये खर्च किए, सभी 9 के औसत ब्याज से 20 अधिक। इसको ट्रांसलेट कर लेना फिर से, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या कह रही है कि 8 पर्सन ने 30-30 रुपये खर्च किए हैं। 9 लोग थे टोटल, उनमें से 8 ने 30-30 रुपये खर्च किए अपने खाने पे। जो 9वां बंदा था उसने क्या काम किया है कि उसने सबका 9 के 9 बंदों का जो एवरेज था उससे 20 रुपये अधिक खर्च किए हैं। तो कह रहा है कि टोटल मनी कितनी खर्च हुई है ये हमको बताओ। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक्स मान के, हमने कहा कि टोटल जो एवरेज है वो एवरेज को हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक।
तो 8 बंदों ने 30-30 रुपये खर्च किए हैं, तो इन्होंने कितने 8 गुणा 30 यानी कि 240 रुपये खर्च कर दिए होंगे। अच्छा 90 बंदे की बात करूँ तो इसने एवरेज से 10 रुपये अधिक खर्च किए हैं, सॉरी 20 रुपये, तो इसने x + 20 खर्च किए होंगे। ये यहाँ से हमारा टोटल खर्च आ गया, और ये टोटल खर्च किसके बराबर होगा, आप कहोगे कि एवरेज x है, टोटल 9 है, तो टोटल खर्च 9x हो गया। बस यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, 240 और 20 260 बराबर x उधर जाके माइनस होगा तो 8x आ जाएगा। या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 260/8, या 8 से मैं इसमें डिवाइड लगाऊँ तो कितना आएगा 8 × 24 20 बचा, ये 2.5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32.5। अगर हमसे एवरेज पूछ लेता वो तो एवरेज हमारा कितना आ गया 32.5, लेकिन इसने कहा है कि टोटल खर्च बताओ, टोटल खर्च कितना है 9x है, तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 9 × 32.5। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18 4 22, ठीक, 9 × 27 और 2 29, तो 292 रुपये 50 पैसे ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो होगी बात x मान के जब हमने इसको किया है। अब इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा जो आपको दिमाग में सोच के ही सिर्फ करना था क्वेश्चन को, कितने 9 व्यक्ति थे, मैं 9 व्यक्ति अगर बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हैं, ठीक। ये मान लीजिए इनका टोटल जो है x रुपये है, क्या है एवरेज क्या है x रुपये है, x रुपये टोटल अगर इनका हमने एवरेज माना हुआ है, इसका मतलब जो ये 9वां बंदा है 9th बंदा है ये x रुपये तो खर्च कर रहा है, साथ के साथ 20 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च कर दे रहा है इस x से भी। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो बचे हुए 8 बंदे हैं ये कितने 30-30 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये x रुपये खर्च नहीं कर रहे, इस बात को दिमाग में रखिए, ये कितने 30-30 रुपये खर्च कर रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाने के लिए आपको इतना ये कर रहा हूँ मैं कि 30 रुपये हर कोई खर्च कर रहा है, लेकिन x जो है वो एवरेज है और 30 एवरेज नहीं है। इस एवरेज से भी 20 रुपये फालतू खर्च कर दिए किसने, 9वें बंदे ने। अगर ये 20 रुपये खर्च ना करता और ये 20 के 20 रुपये ये 8 लोग खर्च करते तो हम उस टाइम पे कह सकते हैं कि एवरेज मेंटेन हो जाता। फिर क्या है, फिर इनका एवरेज मेंटेन हो जाता है, यानी कि 20 रुपये अगर 8 बंदे बचे हुए खर्च करेंगे तो यहाँ से यानी कि 8 दूनी 16 25 8 200 होते हैं, 2.5 हर किसी पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 रुपये 50 पैसे हर किसी पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब बात ठीक हो गई, क्योंकि ये जो 20 रुपये थे हमने बचे हुए में बांट दिए, तो इसका मतलब सब के सब अब x रुपये खर्च करने लगे। और इसको हम x की वैल्यू यहाँ से देखें 30 और 2 32, यानी कि 32 रुपये 50 पैसे अगर खर्च कर रहा है एक आदमी, 32 रुपये 50 पैसे एक आदमी खर्च कर रहा है, तो वही उनका एवरेज हो गया। तो x की वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, x की वैल्यू 32.5 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे। बाकी रिमेनिंग तो आपके पास ऊपर रखा हुआ है कि टोटल खर्च निकालना है तो 9 × 32.5 आप कर देंगे। मेन समझने की बात जो थी वो ये थी कि जो 20 रुपये अधिक खर्च हुए हैं, ये 20 रुपये अधिक खर्च के ये खर्च ना करता तो वो खर्च किस पे बढ़ जाता, वो खर्च बचे हुए 8 पे बढ़ जाता और एवरेज इनका मेंटेन हो जाता। एवरेज जब मेंटेन हो जाता तो एवरेज हम निकाल देंगे, कितना आ गया 32.5 आ गया। ऐसा करने पे टोटल खर्च कितना हो जाएगा 9 लोगों का, 32.5 × 9 यानी कि 292.50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दूसरा वाला मेथड भी समझ आएगा। तो आपको ये एक्स वाई लिख के नहीं करना, सब आपको डायरेक्ट ही जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये देखना है कि कितना रुपये अधिक खर्च हो रहा है, 20 रुपये अधिक खर्च हो रहा है, चलो ठीक है। अगर ये 20 रुपये अधिक खर्च ना करता तो इस 20 को 8 लोगों को खर्च करना पड़ता, 8 को खर्च करने का मतलब हर किसी पे 2.5 फालतू बढ़ जाते, 2.5 रुपये एक्स्ट्रा आते। इसका मतलब जो 30 रुपये खर्च हो रहे थे अब हर कोई कितने खर्च कर रहा होता, 32.5 रुपये खर्च कर रहा होता। तो यही इनका एवरेज हो जाता। यह एवरेज हो जाता तो बस टोटल मनी स्पेंड बाई ऑल ऑफ देम निकालने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा आंसर आ जाता। समझ आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखिए हम बड़े आसानी से इस तरीके से कर सकते थे। इसमें क्या कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक टीम में कप्तान की आयु 26 वर्ष है और विकेट कीपर की उम्र 3 वर्ष है। ऐसा कैसे हो सकता है, 3 साल के बच्चे को खिला रहे हैं क्या? एंड द विकेट कीपर इज 3 years ओल्डर। अच्छा 3 वर्ष अधिक है, इसमें अधिक ऐड कर लेना, ठीक है। 26 का ये है तो विकेट कीपर कितने का होगा, 29 का होगा। यदि इन दोनों की आयु को निकाल दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। तो टीम की औसत आयु बताइए कितनी है? मैंने कहा टीम की औसत आयु है x।
अगर मैं टीम की पूरी की बात करूँ तो टोटल जो आयु होगी वो 11x हो जाएगी, क्योंकि हर किसी की x मान ली हमने एवरेज, तो 11 सदस्यों की कितनी हो जाएगी, 11x हो जाएगी। उसमें से अगर मैं 2 खिलाड़ियों की आयु निकाल दूं, 26 इसकी है, 29 इसकी है, यानी कि 26, 29, 55 इनकी निकाल दूं तो कितने 9 खिलाड़ी बचे, तो 9 खिलाड़ी का एवरेज आ गया है 9 से डिवाइड लगा के। और ऐसा करने पे हुआ क्या है, जो 9 खिलाड़ियों का औसत है वो टीम के औसत से 1 वर्ष कम है। टीम का औसत हमने x मान रखा था, उससे 1 वर्ष कम है। बस क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया हमारा। x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 11x माइनस 55 बराबर 9x माइनस 9, या 2x बराबर कितना आ जाएगा, 55 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 46। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से देखिए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने अलग से क्लास बनाने की सोची थी कि प्रीवियस ईयर के अलग से क्लास बनाने की, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास भले ही थोड़ी बड़ी हो जाए लेकिन अच्छे से एवरेज को हम समझ पाएँ, ये मेरी इसमें कोशिश रही है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि n संख्याओं का औसत 45 है। 60% संख्याओं में से प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में 10 घटा दिया जाए तो इससे एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। 45 एवरेज है n नंबरों का। n को मैं ऐसा नंबर मान लूँ, मान लीजिए n को मैंने कह दिया कि n जो है 10 नंबर है, क्योंकि मैं उसको 60% आसानी से निकाल सकता हूँ। 60% का मतलब 6 और बचे हुए 4 रह जाएंगे। इसने इसमें हर किसी में 5 जोड़ा है, तो 6 में जब हर किसी में 5-5 जोड़ेगा तो कुल मिला के 30 ऐड कर देगा, और जो बचे हुए 4 नंबर हैं उसने हर किसी में 10-10 घटाया है, इसका मतलब वो माइनस के 40 कर देगा। तो कुल मिला के आप देखोगे कितने का घाटा आ गया, 10 का घाटा हो गया। क्या हुआ है, 10 का लॉस हो गया। 10 का लॉस कितने पे हुआ है, टोटल नंबर तो 10 है, टोटल नंबर तो 10 है, इसका मतलब 1 पे कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहोगे 1 पे 1 का लॉस हुआ है। एवरेज अगर 45 था पहले, तो अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहोगे न्यू एवरेज हो जाएगा 45 था, 1-1 की सब में कमी आ गई, 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं एसएससी के अंदर। सीजीएल 2020 मेंस में आया, प्री में भी आया 21 में, और ये मतलब क्वेश्चन जो मैं अब करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन तो एक ना एक आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो इनको बिल्कुल भी भूल मत जाना, इनको जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करके आना। और पहले हम इनके छोटे छोटे देख चुके हैं, अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ देखिए थोड़ा सा आया है, 2020 मेंस का है। तो कैसे करेंगे इसको, एक बात बताइए मुझे, इसने क्या कहा है कि 25 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः इतना इतना है। यदि 12वीं संख्या 61 हो और 12वीं और 13वीं संख्याओं को हम निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 13 संख्या दे रखी है, 25 में से हमको पता है बीच का जो नंबर होगा वो 13 ही होगा, यानी कि 13th नंबर को हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर ये 64 है तो ये जो स्टार्टिंग के 13 हैं कितने फालतू हो रहे हैं, आप कहोगे 64 माइनस 62.8 करोगे तो 1.2 आ गया, इतने की कमी आ रही है। ये जो दूसरे वाले हैं अगले 13 हैं, इसमें आप देखोगे 64 से एवरेज कितना फालतू हो रहा है, इनका फालतू हो रहा है 8 और 4 12, 8.2 का, लेकिन ये प्लस में है, तो कुल मिला के डेविएशन कितना आ रहा है, 8.2 में से 1.2 निकालोगे तो आप कहोगे 7 का आ रहा है, लेकिन टोटल नंबर कितने थे, 13 थे, तो 13 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसका मतलब 13 7 91, जो 13th नंबर होगा ये कुल डेविएशन आया है इतना, क्या आया है, कुल डेविएशन आया है इतना। तो जो 13th नंबर होगा वो 64 तो रहा ही रहा होगा, और प्लस में उसके 91 जो डेविएशन है उसको भी ऐड कर देंगे। ऐसा करने पे 9 6 15 155 क्या है, 13वां नंबर हमारा आ जाएगा। 12वां नंबर इसने कितना दे रखा है हमको, 12वां नंबर इसने हमको दे रखा है 61। तो कुल मिला के 5 और 1 6, 6 5 11, 216 इन दोनों का सम हो गया किसका, 12वें और 13वें का। अब इसने क्या कहा है कि 12वीं और 13वीं संख्या को अगर मैं निकाल दूं, एक बात बताइए, 12वीं और 13वीं संख्या को अगर मैं निकाल दूं तो एवरेज कितना बचेगा उनका, ये हमको बताना है। अगर सबका एवरेज 64 था, 64 था, फिर से वही बात समझा रहा हूँ कि अगर सबका एवरेज 64 था और मैं कहता कि 12वां नंबर भी 64 है, 13वां नंबर भी 64 है, उन दोनों को मैं माइनस कर देता तो एवरेज पे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, आप कहते हैं बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 64 अगर एवरेज है उसमें से हम 64 एक नंबर निकाल दे रहे हैं, दूसरा नंबर 64 निकाल दे रहे हैं, तो कोई भी एवरेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पे 12वां और 13वां नंबर जो है 64 नहीं है, वो 155 और 61 है, कुल मिला के 216 है। अगर 64 होते तो 64 दूनी 128, 128 ही माइनस हो रहा होता। 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 2 हो गए 8। इसका मतलब 88 अभी भी फालतू ही अपने साथ निकाल के ले जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 88 अपने साथ निकाल के फालतू ले जा रहे हैं। 128 निकाल के ले जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 88 अपने साथ फालतू निकाल के ले जा रहे हैं, तो इसका फ़र्क डायरेक्टली किस पे पड़ेगा? 25 में से जब 2 नंबर निकल गए, कुल मिला के 23 जो नंबर हैं, जो 23 नंबर हैं उन पे ये 88 निकलने का फ़र्क पड़ेगा। तो 64 माइनस 88 का जो फ़र्क पड़ेगा वो 23 पे पड़ेगा। ये आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। 23 से इसमें आप डिवाइड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? 23 क्या होते हैं 69। आगे कितना बचा? आगे आपका बचा 79 और 9 19 बचा। 19 नहीं बात बनेगी तो डेसिमल लगा लीजिए, 190 हो गया। 23 8 8 थे 24, 8 दूनी 16, 184। तो लगभग इतना ही जाएगा ये, कितना 3.8 टाइम्स। इसमें से आप माइनस कर देंगे इसको तो कितना बचेगा 60.2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया? लिखने को इसमें हम एक्सप्लाई करके बहुत लंबा इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन डेविएशन से देखिए कितना आसान बना दिया। डेविएशन से हमने इसको कितना आसान बना दिया, आप इसको थोड़ा सा देखिए। समझ आ गया? आगे चलें। इसलिए मैंने आपको पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे, इनको बाद में कराया है। तो पहले वाले अगर ना देखे हो तो उनको जाके ज़रूर देख लीजिए, स्किप करके एकदम आगे ना बढ़िए। इसमें क्या कह रहा है देखिए, कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी में के छात्रों 90 छात्रों और गणित में औसत जो स्कोर है, अच्छा टोटल स्टूडेंट जो है 90 हैं ए और बी सेक्शन में, और उनका एवरेज स्कोर 63 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता रहा है, लगातार आ रहा है, कभी सीपीयू में कभी किसी में, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक हैं। तो सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक कितना है ये हमको बताना है। और ए और बी के मैं स्टूडेंट की बात करूँ कितने हैं, टोटल 90 हैं, लेकिन उनमें बी से ज़्यादा 10 किस में है? ए में है। अगर 90 में से मैं 10 माइनस करूँगा तो 80, 80 पे तो आधे आधे बराबर बराबर कर दो, 40 40, लेकिन ए के पास 10 फालतू हैं, इसका मतलब इसके पास 50 रहे होंगे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ए और बी सेक्शन में। इनके एवरेज की बात करूँ तो एवरेज को इन्होंने कहा है, देखिए मेरे करने का तरीका तो यही बेस्ट लगता है मुझे। आप इसको एलिगेशन भी लगा सकते हैं और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको वैसे नहीं करता। मैं इसको ऐसे ही करता हूँ हमेशा। 2019 का मेंस का पेपर मैंने भी दिया था, मैंने एग्जाम में बैठ के भी ऐसे किया था। 30% अधिक का मतलब ये अगर 10 है तो इसका 13 रहा होगा एवरेज। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये इनका एवरेज है, ठीक है। तो अगर सेक्शन ए का टोटल एवरेज निकालूं तो आप कहोगे 5 बच्चे हैं, 13 इनका क्या है, सॉरी हमको एक्चुअल बच्चे ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि हम एक्चुअल बच्चों को ही, चलो वहाँ वैसे तो बात बन जाएगी, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है, छोड़ दीजिए, बात यहीं बन जाएगी, कोई बात नहीं। 5 बच्चे हैं सेक्शन ए में, हर किसी का एवरेज 13 है, तो कुल मिला के सेक्शन ए का एवरेज कितना हो गया, आप कहोगे 65 हो गया। सेक्शन बी की बात करूँ, 4 बच्चे हैं, 10 उनका एवरेज है, तो इसका मतलब टोटल कुल मिला के 40 एवरेज हो गया सेक्शन बी का। सेक्शन ए और बी के टोटल एवरेज की अगर बात करूँ मैं, सॉरी टोटल स्कोर की बात करूँ, तो आप कहोगे 6 4 10 105 टोटल स्कोर हो गया। तो क्या एक्चुअल में टोटल स्कोर यही है? एक्चुअल में टोटल स्कोर ये नहीं है। टोटल स्कोर की अगर हम बात करेंगे, एवरेज स्कोर है 63, और क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, हमने 5 यहाँ मान रखे हैं, 4 यहाँ मान रखे हैं, कुल मिला के 9 स्टूडेंट हैं, ठीक। तो यहाँ से ऐसी यही तो करते हैं हम, सम अगर हमको एवरेज का सम निकालना हो, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, तो वहाँ से सम आ जाता है। तो एक्चुअल में कितना सम है क्लास में, स्कोर जो टोटल स्कोर है वो कितना है 63 इंटू 9, हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 105। तो 105 की वैल्यू 63 इंटू 9 है। इसने कहा है बी में छात्रों का औसतन कितना है, वो हमने 10 माना हुआ है, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, अपॉन 105 इंटू 10, 7 9 63, और 7 से इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो 7 3 7, 15 7 105 होते हैं, 15 आ गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 बार कट गया, तो 9 या 18, सॉरी 9 या 27, 27 दूनी 54। तो बी का एवरेज स्कोर कितना आ गया क्लास बी का, आप कहोगे क्लास बी का एवरेज स्कोर आ गया 54।
सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है, हम बहुत फास्ट तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, हम इसमें अप्लाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे, एक कक्षा में ए और बी में कितने 50 और 62 बच्चे हैं। इसमें आप एवरेज रेशो निकालना चाहें तो छोटा करके रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं कितना कह दूँ 25 कह दूँ, और इसको मैं कह दूँ कितना, इसको मैं कह दूँ 31, ठीक। ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए और बी में। इनके एवरेज की अगर बात करूँ, इनके अगर एवरेज की बात करता हूँ तो एवरेज टोटल क्लास का एवरेज 75 है, और वर्ग वी के छात्रों का औसत अंक की तुलना में 20% अधिक है ए का। इसका मतलब 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर बी का एवरेज 5 है तो ए का 6 होगा, ठीक। अगर सेक्शन ए का टोटल स्कोर की बात करूँ मैं तो आप कहोगे 25 छक्का 150, 150 स्कोर है। सेक्शन बी के टोटल स्कोर की बात करूँ तो 5 एकम 5, 5 या 15, 155 टोटल स्कोर है। कुल मिला के ए और बी पूरी क्लास का एवरेज कितना हो गया, तो आप यहाँ से कह दोगे 150, 150, 300, 305 हो गया। और 305 की वैल्यू कितनी है, 305 की अगर एक्चुअल में बात करूँ मैं तो एक्चुअल में पूरे क्लास का एवरेज कितना है, आप कहोगे एवरेज 75 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो 25 और 31, 30, 20, 50, 56 है। इसने कहा है कि ए में छात्रों का औसत बताओ कितना होगा, तो 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से, कितनी आएगी 75 × 5 56 × 6 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 305। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करें इसमें हम 6 से अगर डिवाइड लगाओ इसमें तो 6 पंजे 30, और एक बार भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, 0.9 जाएगा लगभग, तो इसको 51 ही कह देते हैं, ठीक है। और 51 से मैं इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो ये कितना जाएगा, 51 1 जा 51, आगे 5 बच गया, और लगभग 1.1 टाइम ही जाएगा, है ना, लगभग, क्योंकि आगे 5 बच रहा होगा तो 0.9 आएगा, वो 0.9, उसको हमने 1 ही कह दिया। तो 75 की मल्टीप्लाई जब 1.1 से करेंगे तो 75 और उसमें कितना 7.5 और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 82.5। इसके आसपास कौन सा आंसर है, 82.6। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आप इस तरीके से आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। आज क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसको मैनेज करना। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 41.5 है, ठीक है। अगली 5 संख्याओं का 48 है। 10वीं और 11वीं संख्या जो है, 10वीं संख्या 11वीं से 4 और 12वीं से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत कितना है ये हमको बताना है। तो इसमें ये भी देखिए क्वेश्चन भर के आया हुआ है। इसमें हम डेविएशन मेथड लगाएंगे सीधा सीधा कि 12 का कितना है, थोड़ा सा साइड से करके कर देता हूँ। 12 का जो एवरेज है 45.5 है। पहली 4 का आप कहोगे पहली 4 का 41.5 है। अगली 5 का 48 है, ठीक। बचे जो 3 है उनका बाद में देखेंगे, पहले ये देखो इनमें कितना डेविएशन क्रिएट हुआ है। 45.5 में 41.5 माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, वो भी माइनस का। और ये 4 नंबर हैं टोटल, तो कुल मिला के यहाँ से माइनस के 16 का डेविएशन आ रहा होगा। इनकी बात करूँ जो अगले 5 थे उसमें आप देख रहे हैं कितना फालतू हो रहा है, 45 और 3 48, यानी कि 2.5 फालतू हो रहा है। कितने पे, टोटल 5 नंबर हैं। 25 पंजे 125, 12.5 का प्लस में आ रहा है। एक्चुअल डेविएशन कितना आ गया, 12.5 में से 16 में से आप 12.5 निकालोगे, कितना आ गया आपका 3.5, वो भी माइनस का। ये आपका एक्चुअल डेविएशन आया है। अब जब ये एक्चुअल डेविएशन आया है इसका मतलब ये जो 9 नंबर हैं इनके पास 3.5 कम है, तो 3.5 की पूर्ति कौन कर रहा होगा, जो 12 में से बचे हुए 3 नंबर रह गए ना, वो इस 3.5 नंबरों की 3.5 जो औसत है ये, इसकी 3.5 की पूर्ति बचे हुए 3 लोग कर रहे होंगे। कौन, 10, 11 और 12, 10th 11th और 12th। इसने क्या कहा है, अगर मैं 10th को कह दूं कि 10th x है, तो 11वीं संख्या से 4 कम, इसका मतलब हम इसका उल्टा कह देंगे कि 11वीं संख्या इससे 4 अधिक है, तो ये 4 कम रही होगी। 12वीं संख्या से 9 अधिक है, इसका मतलब 12वीं संख्या इससे 9 कम रही होगी 10वीं से, तो इसको x - 9 कह देंगे। क्लियर है।
तो ऐसा करने पे देखिए हुआ क्या है कि इनका जो 3 का एवरेज था 45.5, एक का एवरेज है, 3 का कितना हो जाएगा सम 45.5 इंटू 3, और ये जो 3.5 का डेविएशन आया है इसकी भरपाई भी तो इनको करनी पड़ेगी। डेविएशन में हमने यही तो सीखा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तीनों ही तो करेंगे। तो इनका सम यहाँ से अगर हम देखें कितना आ गया 3x माइनस 13 बराबर 45.5 का मतलब 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौक 12 और 1 13, 136.5। 136.5 में से आप क्या करेंगे प्लस करेंगे 3.5, तो कितना आ जाएगा 140, या फिर 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 153, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 51। x की वैल्यू 51 आ गई। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताओ कितना होगा, x और x माइनस 9 का एवरेज कितना होगा, तो आप कहोगे x प्लस x माइनस 9/2, या फिर कितना है 2x माइनस 9/2 का मतलब x माइनस 4.5, या फिर हम क्या कह देंगे x में से जब 4.5 घटाएंगे 51 में से आप माइनस करेंगे 4.5 तो कितना आएगा 46.5। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आया आपको ऐसे ही करना है। मैंने देखी 2021 के जो 2021 का जो प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन भर के आए थे, और मैंने वो सारे पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने इस तरीके से करा रखे हैं। एक्चुअल में आपको करना ऐसी है, इतना टाइम नहीं लगाना जितना मैंने लगा दिया, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगाया है। बाई चांस समझना आया हो तो पीछे जाके इसको वापसी करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्या 72.8, अंतिम 17 77.2। 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। देखिए कितना टाइम लगना चाहिए था आपको, 74 था, स्टार्टिंग की 17 की अगर मैं बात करूँ तो कितना कम हो रहा है, आप कहोगे 1.2 की कमी आ रही है। यहाँ पे कितना फालतू हो रहा है, यहाँ पे आप कहोगे प्लस का 3.2 हो रहा है। कुल मिला के 3.2 ये 1.2 ये वो माइनस का है, ये प्लस का है। एक्चुअल में डेविएशन कितना आ गया, आप कहोगे 3.2 में से 1.2 निकालोगे तो 2 का डेविएशन आ गया। जब 2 का डेविएशन कितने पे 17 संख्याओं पे आया है तो 2 इंटू 17 का मतलब 34 का डेविएशन आ गया। अगर अच्छा यहाँ से मुझसे 17वां नंबर पूछता तो मैं कहता कि उसका 74 तो रहा ही होगा, उसमें 34 और ऐड कर तो 17वां नंबर आ जाएगा। लेकिन अब ये 17वां नंबर निकालने की बात कर रहा है तो इसका मतलब अगर वो 74 ही होता 17वां नंबर तो एवरेज पे कुछ भी फ़र्क ना पड़ता, लेकिन 34 फालतू है। इसका मतलब जो नया एवरेज हो जाएगा, जो न्यू एवरेज होगा उसके साथ क्या परेशानी चल रही होगी कि 74 से अगर वो 74 ही माइनस करता तो एवरेज 74 ही रह जाता, लेकिन जो 17वां नंबर है अपने साथ वो 34 और एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। इसका मतलब 34 की कमी आ गई, लेकिन कितनों पे 33 में से एक संख्या कम होगी, ये 32 पे आई है। किस पे आई है, 32 नंबरों पे 34 नंबर की कमी आई है। जिसमें आप डिवाइड लगाओगे कितना 1 पॉइंट समथिंग कम होगा, ज़्यादा तो कम नहीं होगा, तो 72.9 ही आएगा, है ना 72.9। तो देखिए मुश्किल से कितना 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये, मुश्किल से, पर ये तभी पॉसिबल हो पाया जब हम पहले इसका बेसिक समझ चुके हैं कि क्यों करते हैं ऐसा। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब मुझे एक बात बताइए, इसका अगर मैं एवरेज की बात करूं, 35 लगातार सम संख्या दे रखी है, मैं एवरेज कैसे कहूँगा कि 35 प्लस 1 36 का आधा 18, यानी कि 18th नंबर जो होगा वही इनका एवरेज होगा। उसकी वैल्यू इसने 44 कह रखी है। इसने कहा है सबसे छोटी संख्या बताओ कितनी होगी। सबसे छोटी संख्या मुझे पहली पे अगर पहुंचना है तो आप कहोगे इनके बीच में 17 का गैप आएगा, और 17 के गैप का मतलब हर एक गैप जो है सम संख्याएं हैं कंजुगेटिव, हर कोई अपने साथ 2-2 का गैप मेंटेन करके चलती है। 17 दूनी 34 माइनस कर देंगे तो 44 में से, तो पहली नंबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यही तो हमको बताना था, CGL मेंस 2017 का क्वेश्चन है। कितना, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। 18वां नंबर कितना था 44 था, इससे पहले 17 नंबर रहे होंगे, इसका मतलब हर कोई नंबर के बीच में 2-2 का गैप है, तो कुल मिला के 34 का गैप आया होगा। तो पहले नंबर पर पहुंचने के लिए 44 माइनस 34 यानी कि 10 जो है पहला नंबर, फर्स्ट नंबर रहा होगा। और यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। तो देखिए आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और इसकी आपको PDF मिलेगी बाकायदा क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके बता भी दीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ता है
और मेहनत लगती है काफ़ी इसको बनाने में, है ना। तो आई होप देखिए एवरेज का आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल गए होंगे, और बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे आके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूँगा। बाकी अपना लगे रहिए और मॉक टेस्ट अच्छे से देते रहिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।